पुल और बहानों में अंतर ये होता है कि पुल बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बहाने बनाने में एक पैसा नहीं लगता। बनाने की बात हो तो बहाने बनाना दुनिया का दूसरा सबसे आसान काम है। उससे आसान जो बनाना है वो है मुंह बनाना। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो जानने के लिए ये वीडियो देखिए। तो ये वीडियो मथुरा से सामने आया। बलदेव ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में बारिश का पानी भर गया। इसके बाद टीचर ने भीग जाने का बहाना नहीं बनाया, दूसरी चीज बनाई, माने पुल। टीचर ने बच्चों से कुर्सियों का पुल बनवा लिया और उस पर चलकर पानी पार किया। इस पुल की खासियत ये रही कि ये सरकारी पुलों की तरह पहली बारिश में नहीं बहा। हालांकि अब वीडियो पर संज्ञान लेते हुए बीएसए प्रभारी ने शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। बताइए, इनोवेशन की कोई कदर ही नहीं है देश में। ऐसी ही तमाम परेशानियों से पार पाकर मैं भी आपके लिए सोशल लिस्ट होस्ट करने आता हूँ। वीडियो परसों वाला एपिसोड जो था उसमें आपने देखा ही होगा कितनी मुश्किल से आया था मैं। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का शो। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है वही प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले जानेंगे कि आज के शो में क्या है खास। अधीर रंजन के बयान पर हुआ बवाल, स्मृति ईरानी भी आई निशाने पर। केरल में कम पेट्रोल पर बाइक चलाने के लिए सच में काट दिया क्या चालान। ईडी को मिला नोटों का पहाड़, लोग बोले इसीलिए मार्केट में नहीं दिखता 2000 का नोट। और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे घर बैठकर ऑस्ट्रेलिया घुमाने वाली एनआरआई का यूट्यूब चैनल। लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात विदेश की। पहली खबर यूक्रेन से है। सोशल मीडिया पर वहां के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की खासी बात हुई। यूक्रेन बीते कई महीनों से युद्ध की चपेट में है, वहीं यहां के राष्ट्रपति अपना फोटो शूट करवा रहे हैं। एकदम रोम जल रहा था और नीरव बांसुरी बजा रहा था टाइप का माहौल है। इसकी तस्वीरें खासी चल रही हैं, खूब वायरल हैं, लोग खूब शेयर कर रहे हैं और लोग जेलेंस्की को असंवेदनशील बता रहे हैं। हाल ही में जेलेंस्की ने अपनी पत्नी ओलेना जेलेंस्की के साथ एक प्रतिष्ठित मैगजीन के लिए पोज दिया। उनकी पत्नी ने तो सैनिकों और जंगी टैंकों के साथ भी फोटो शूट करवाया। इसको लेकर लोग जेलेंस्की पर गुस्सा गए, कह रहे हैं कि देश को युद्ध की आग में धकेल के खुद आराम से फैमिली फोटो शूट करवा रहे हैं, क्या बात है। एक यूजर ने इस पर लिखा कि मैं यकीन नहीं कर सकती कि रशिया यूक्रेन में बमबारी कर रहा है और जेलेंस्की फोटो शूट करवा रहे हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि इस फोटो शूट के लिए मेरे टैक्स से भुगतान किया गया है। विदेशों का देखता हूं तो समझ में नहीं आता ये नेताओं को कैमरे से इतना मोह क्यों होता है। विदेश के नेता ऐसे होते हैं कि चाहते हैं कि कैमरे पर बस वही रहें। परिवार के साथ भी जाएंगे तो उनके पहले उनका कैमरा चलेगा। पता नहीं ऐसे नेता कैसे विदेशों में देश के अध्यक्ष बन जाते हैं, जो देश परेशानी में रहे तब भी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और विदेश की यात्राएं करते हैं। ऐसे राष्ट्राध्यक्षों को खुद के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि देश के लोगों के बारे में तो वो सोचते हैं नहीं। एक खबर केरल से सामने आई। यहां ट्रैफिक पुलिस वालों ने एक बंदे का चालान काटा। बंदा अपनी इनफील्ड लेकर जा रहा था। अब इनफील्ड का नाम आते ही लगता है मानो उसने भी इनफील्ड में पटाखे वाला साइलेंस फटाक लगाया होगा, इसलिए चालान काटा होगा। लेकिन नहीं, इसका चालान ऐसे कारण के लिए काटा गया बताया जा रहा है जो अब वायरल है। पुलिस ने ट्रैफिक चालान की जो रसीद दी है उसमें कारण बताया कि बाइक में पेट्रोल कम था, इसलिए चालान काटा गया। वायरल हो रही रसीद में लिखा है कि बाइक सवार यात्रियों के साथ बिना पर्याप्त ईंधन के बाइक चला रहा था। तो इनका नाम पता चला बेसिल श्याम, जो अपनी इनफील्ड पर काम से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान उनका कट गया चालान। इसकी जानकारी श्याम ने फेसबुक पर शेयर की जो वायरल है। बाकी बाद में विभाग ने साफ किया है कि श्याम वन वे रोड पर रॉन्ग साइड में बाइक चला रहे थे। बाकी मेरे हिसाब से चालान रॉन्ग साइड बाइक चलाने का ही हुआ होगा, क्योंकि इनफील्ड लेकर उसमें पेट्रोल न डलवाने वालों का चालान नहीं काटा जाता। उन पर तो रासुका लगाई जानी चाहिए, पोटा लगाना चाहिए। और एक बात ये भी है कि आदमी महंगा पेट्रोल ना डलवा पाए तो उस पर चालान होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पेट्रोल महंगा करने वाली सरकारों को वोट भी तो वही डालता है।
एक खबर यूपी से आई। खबर यह है कि लखनऊ के अंबेडकर पार्क से हाथी चोरी हो गया, माने हाथी की मूर्ति। अब पुलिस एफआईआर लिख के हाथी को खोज रही है। अंबेडकर पार्क में छोटे बड़े कई हाथी लगे हैं, खूब सिक्योरिटी थी, तब भी हाथी चोरी हो गए। अब जांच चालू है, पुलिस कह रही है कि गिरफ्तारी होगी और जनता मजे ले रही है। पॉलिटिकल कमेंट्री कर रही है कि हाथी ने पार्टी पार्क तो नहीं बदल लिया। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं, करते हैं बात आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। गुरुवार को संसद समेत राजनीति में उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब विरोध कर रहे सांसदों के साथ बैठे कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर दिया, वो भी एक नहीं 2 बार। जैसे ही बयान सामने आया एकदम बवाल हो गया और होना चाहिए था। वैसे अधीर रंजन कांग्रेस के वो नेता हैं जो बोलते कांग्रेस के फायदे के लिए हैं, फायदा बीजेपी के पाले में डाल देते हैं। मतलब इंजमाम उल हक अगर क्रिकेट की जगह फुटबॉल खेलते तो उनके आदर्श अधीर रंजन चौधरी होते, क्योंकि इतना सेल्फ गोल तो एक वही आदमी कर सकता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ और बीजेपी को बैठे बिठाए ही मुद्दा मिल गया। पूरे मामले पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर दिखी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी और गरीब विरोधी बताया। साथ ही कहा कि इस मामले में सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। मामला बढ़ा तो अधीर रंजन भी सामने आए और कहा कि मैंने राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगने के लिए समय मांगा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी सोनिया गांधी पर निशाना क्यों साध रही है। मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि आगे आकर मुझसे लड़े, मैं राष्ट्रपति से माफी मांगूंगा, इन पाखंडियों से नहीं। काफी एग्रेशन वाला उनका वीडियो है जो काफी चल रहा है। तो इस मामले पर फिर सोशल मीडिया पर भी काफी कुछ लिखा गया। ट्विटर पर स्मृति ईरानी शर्म करो, सोनिया गांधी माफी मांगो, अधीर रंजन चौधरी, ये सब हैशटैग ट्रेंड में रहे। कुछ ने अधीर और कुछ ने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो किसी ने स्मृति ईरानी पर सोनिया गांधी से बदतमीजी करने का आरोप लगाया। एक ने लिखा कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी के लिए अपमानजनक टिप्पणी उनकी पार्टी की बेहद घटिया मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस का यह चरित्र भारत, भारतीयता और भारत के मूल का अपमान है। एक और यूजर ने लिखा कि अधीर रंजन चौधरी को संसद से निष्कासित करना चाहिए। राष्ट्रपति के पद का इस तरह अपमान बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक बड़ी कमी यही है कि यहाँ बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया जाता है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। एक अन्य यूजर ने लिखा कि अधीर रंजन जी, अब द्रौपदी मुर्मू जी व्यक्ति नहीं, एक संस्था है, एक राष्ट्र है, इसलिए राष्ट्रपति भवन जाकर माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। मुर्मू जी व्यक्तिगत तो आपको माफ कर देंगी, परंतु यह राष्ट्र आप तथा आपकी पार्टी की संस्कारहीनता को सदैव याद रखेगी। वहीं कुछ एक ने सोनिया गांधी के साथ की गई कथित बदतमीजी को लेकर स्मृति ईरानी को निशाने पर लिया। एक यूजर ने स्मृति ईरानी को लेकर लिखा कि यह समझ से परे है कि अधीर रंजन के गुनाह के लिए सोनिया माफी मांगे। यदि भाजपा का कोई नेता अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो क्या स्मृति ईरानी मोदी या नड्डा से माफी मांगने को कहेंगी? एक और यूजर ने लिखा कि अधीर रंजन चौधरी के बयान को स्मृति ईरानी ने जानबूझकर तूल दिया है, यह भाषा की त्रुटि है। भाजपा संसद में महंगाई व बेरोजगारी पर चर्चा से बच रही है, इसलिए राई का पहाड़ बनाकर बहस को टालने का प्रयास कर रही है। बाकी सोनिया गांधी के डोंट टॉक टू मी वाली कहने वाली बात जो है, कहने वाली जो खबर है, उस पर भी सोशल मीडिया पर खूब बात चली। एक दिन पहले सरकार ने लोकसभा में सरकारी नौकरियों से जुड़ा डेटा सबके सामने रखा डेटा। सरकार ने संसद में बताया कि साल 2014 से 2022 तक अलग अलग विभागों में नौकरी के लिए 22 करोड़ से अधिक आवेदन मिले, जबकि इसकी तुलना में नौकरी केवल 7.22 लाख युवाओं को ही दी गई है। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो निकलेगा कुछ ऐसा कि, एक सेकंड मैं क्यों बताऊं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो बताएं कि अगर ए के पास 22 करोड़ नौकरियों के आवेदन आते हैं और ए सिर्फ 7.22 लाख रोजगार दे पाता है, तो प्रतिशत में बताइए कि कितने प्रतिशत को नौकरी दी गई। खैर, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में ए रेवंत रेड्डी के सवालों के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। अब आंकड़े सामने आते ही लोगों ने सरकार को निशाने पर ले लिया। शुरुआत की राहुल गांधी ने, और राहुल ने ट्वीट करके लिखा कि 22 करोड़ युवा 8 सालों में सरकारी नौकरियों के लिए कतार में लगे। नौकरी मिली 7.22 लाख को, यानी 1000 में से सिर्फ 3 को। बेरोजगारी पर सवाल पूछने पर राजा को गुस्सा आता है। सच तो यह है कि रोजगार देना इनके बस की बात नहीं। युवा देश का एसेट हैं, भाजपा उन्हें लाइबिलिटी दिखा रही है। इस पर बीजेपी के रामचंद्र शुक्ल प्लस नंद दुलारे वाजपेयी प्लस हजारी प्रसाद द्विवेदी प्लस रामविलास शर्मा प्रमुख आलोचक प्रमुख और बीजेपी के ही सांसद वरुण गांधी ने लिखा कि संसद में सरकार द्वारा दिए गए यह आंकड़े बेरोजगारी का आलम बयां कर रहे हैं। विगत 8 वर्षों में 22 करोड़ युवाओं ने केंद्रीय विभागों में नौकरी के लिए आवेदन दिया, जिसमें से मात्र 7 लाख को रोजगार मिल सका है। जब देश में लगभग 1 करोड़ स्वीकृत पद खाली हैं, तब इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है?
आम यूजर भी इस पर गुस्सा गए और युवाओं के बारे में सोचने का दावा करने वाली सरकार से सवाल पूछे गए। अब जैसे एक ने लिखा कि इन 22 करोड़ छात्रों से यदि 100 रुपए भी फीस के लिए गए होंगे तो सरकार को 2200 करोड़ रुपए की आमदनी हुई होगी। समझ में नहीं आता कि सरकार नौकरी देने के लिए अब वैकेंसी निकालती है या कमाई करने के लिए। एक यूजर ने फेसबुक पर लिखा कि जब से भाजपा आई है अच्छे दिन लाई है, 8 साल में सिर्फ 22 करोड़ लोगों ने नौकरी मांगी है और भाजपा सरकार ने उससे बढ़कर 7 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। है ना कमाल की बात। एक और ने लिखा कि देश के जो हालात हैं उसे देखकर लगता है कि ये जो 7 लाख नौकरी दी गई हैं उन पर भी खतरा ही है। हालांकि यहाँ भी कुछ लोग सरकार के समर्थन में आ गए, कहा कि प्राइवेट नौकरी तो बहुत पैदा की हैं। कुछ एक ने सरकार का बचाव किया। एक ने लिखा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी के आंकड़े हैं, इससे ज्यादा भर्ती करेंगे तो सारा रेवेन्यू सरकार का खर्च उठाने में लग जाएगा। विकास परियोजनाओं सब्सिडी देने, ओके ठीक है, हंसी आ गई पर कोई बात नहीं। उन्होंने लिखा कि विकास परियोजनाओं, सब्सिडी देने और किसानों गरीबों के लिए योजनाओं का पैसा कहां से आएगा। एक दूसरे ने लिखा कि पहले की सरकार में 1000 में से 1000 को नौकरी मिलती थी। मेरे गांव के सभी लोग आईएएस, सचिव और रिटायर्ड निदेशक हैं। जब से भाजपा आई है मुझे कलेक्टर पद से हटा दिया और सबको बेरोजगार कर दिया। एक खबर बंगाल से सामने आई। यहां टीचर भर्ती घोटाले की जांच करते हुए ईडी ने बंगाल सरकार में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट पर छापामारी की। इस रेड में एजेंसी ने करीब 30 करोड़ रुपए बरामद किए। आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं तो अगर जब तक मैं ये शूट करके एडिट करवाऊं थोड़ा और ज्यादा हो जाए तो माफ करिएगा। इसके अलावा एजेंसी को 5 किलो सोना भी मिला। अधिकारियों को ये पैसा गिनने में करीब 10 घंटे का समय लगा। हमारे न्यूज रूम में कोई कह रहा था कि जिसके घर से इतना पैसा मिले उसको सारी नोटें गिनने के काम में लगा देना चाहिए, यही उसकी सजा होगी। कमाल की बात ये रही कि अर्पिता ने ये पैसा टॉयलेट में छुपाया हुआ था। 5 दिन पहले ही ईडी ने अर्पिता के फ्लैट से 21 करोड़ कैश और कई महंगा सामान वगैरह भी ईडी को मिला था। 2 रेड में ईडी ने करीब 50 करोड़ रुपए नगद बरामद किए हैं। ईडी ने अर्पिता को 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। फिर जैसा कि होता है हर बार इस खजाने की तस्वीरें जमकर वायरल हुई और एक में तो हर बार की तरह ईडी ने नोटों की गड्डी से, ईडी लिखा है इंग्लिश में, ईडी के नोटों से अपना नाम लिखने के काम में तो अचार की रंगोली से भी बहुत ज्यादा सफाई होती है। एक ने लिखा कि ईडी लिख दिया गया है, अब छापा पूरा माना जाएगा। एक दूसरे ने लिखा कि नोटबंदी काला धन पर लगाम के लिए लगी और 2000 का नोट उसके बाद आया। अर्पिता मुखर्जी के घर 50 करोड़ नकद बरामद हुए, जिसमें से 2000 की नोट सबसे ज्यादा। गरीब आदमी 2000 की नोट फुटकर कराने में परेशान होता है और ये लोग यही गटक रहे हैं। एक और ने लिखा कि 2000 के सारे नोट तो बंगाल में कमरों में बंद हैं, तभी मार्केट में नजर नहीं आ रहे। एक और ने लिखा कि मैं भी सोच रहा था कि एटीएम से 2000 के नोट क्यों नहीं मिल रहे, बहुत दिन से समझने का प्रयास कर रहा था, अब समझ में आ रहा है ये नोट भ्रष्टाचारियों को पकड़ने में ईडी की मदद करने में लगा है। बाकी 2000 के नोट का तो क्या ही कहें, जब से लॉन्च हुआ है तब से कभी पास नहीं आया और जब एक बार आया था तो फिर कभी खर्च नहीं हुआ, छुट्टों के चक्कर में हेरा फेरे वाले अक्षय की तरह। खैर ताजा अपडेट ये है कि बंगाल सरकार ने पार्थ को मंत्री पद से हटा दिया है, यानी नोटों की गड्डी मंत्री के गले की फांस बन ही गई। सोशल लिस्ट में आप बात पिक ऑफ द डे की। आज पिक ऑफ द डे में बात एक एनआरआई और उनके यूट्यूब चैनल की। इनका नाम है सलोनी और ये उत्तराखंड की हैं, मूलतः फिलहाल ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में रहती हैं। सलोनी अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं और इसका नाम है इंडियन लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। वो अपने चैनल पर ऑस्ट्रेलिया से जुड़े और वहाँ रहने के अपने अनुभवों से जुड़े वीडियो शेयर करती हैं। इनका चैनल ऐसे लोगों के लिए काम का है जो घूमने या फिर सेटल होने का प्लान बना के ऑस्ट्रेलिया जाने की प्लानिंग में हैं। बाकी अगर घर बैठे ही आपको ऑस्ट्रेलिया घूमना है या वहाँ के गांव देखने हैं, खेत में लहलहाती फसलें देखती हैं, चलता है रहट तो यूं लगे कहीं शहनाई बजे टाइप फील लेना है ऑस्ट्रेलिया का, तो ये चैनल देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।